हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन की, जो कि निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। एमपीपीएससी एई की जो पोस्ट है उसके लिए यहां पर नोटिफिकेशन निकला है। इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कब होने वाली एग्जाम, क्या होने वाला है सिलेबस, क्या होता है एग्जाम का पैटर्न। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कर लेते हैं। एमपीपीएससी एई की एग्जाम है। पिछली बार अभी यहां पर जब एग्जाम हुआ था काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा था स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेशक यहां पर आप सभी अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बकायदा बहुत साफ साफ लिखा हुआ भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा कंफ्यूजन यहां पर होता है कि क्या सिर्फ डिग्री वाले ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं क्या। मैंने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है, तो आंसर है नहीं। आपको, अगर आपने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो बिल्कुल बेशक आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बी या बीटेक किया है तो भी आप यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर चलिए, ये तो बातें होगी कौन स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज की कुछ लिमिट्स आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी प्रिपरेशन स्टेज में हैं उनकी एज लिमिट यहां पर कवर अप हो जाती है। तो चलिए यहां पर अब बात करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के डिटेल के बारे में। एक एक बात से यहां पर समझेंगे, कब होने वाला है एग्जाम ये भी यहां पर देखेंगे, क्या वैकेंसीज हो सकती है या जो अभी तक अनाउंस करी उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्या सिलेबस और पैटर्न है वो भी यहां पर समझते हैं। तो आगे यहां पर वही स्टूडेंट्स देखे जो कि एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेजरली जो वैकेंसीज आई है दैट आर ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। अदर स्टेट वाले क्या देख सकते हैं, क्या यहां पर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। सर अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है, अभी तक इंजीनियरिंग नहीं करी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप यही वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। उसके पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर ये जो नोटिफिकेशन आया है 30/12/2022 को आया है, और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट डेट है यहां पर वो भी यहां पर लिखकर दी गई है। अच्छा, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की दैट इज 15 फरवरी, जो यहां पर मेंशन दिख रही है। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी। इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी यहां पर लिखा गया है। तो खैर मैं अभी यहां पर मेजरली बात करूंगा सिविल इंजीनियर्स के लिए। और सिविल इंजीनियर्स को क्या चाहिए, तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसी के अलावा यहां पर आगे लिखा है कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए, तो दैट इज मेंशन्ड एज 16 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हो, और 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कहां अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है, जिसके लिए वेबसाइट भी यहां पर मेंशन्ड दिख जाती है। चलिए इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिर बोल रहा है कि जो एज लिमिट है उसके लिए जो एज लिमिट काउंट होगी, एज काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2023 को। ठीक है। अच्छा, कब से काउंट होनी है वो तो समझ में आता है, लेकिन कौन सी वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है। इसी के अलावा अगर आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है तो जो फीस है आप वो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस होते हैं उससे आप भर सकते हो। अगर कुछ गलती हो जाती फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आप यहाँ पर सुधार कर सकते हो, जिसके लिए हर एक सुधार का 50 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, तो त्रुटि सुधार की बातें अभी फिलहाल हम लोगों को नहीं करनी है। कोशिश ये करेंगे कि जो भी फॉर्म है वो अच्छे से सही सही इंफॉर्मेशन देकर ही फिलअप करा जाए। इसी के अलावा फिर आगे यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मतलब दूसरे स्टेट के जो अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको कोई जरूरी नहीं है रोजगार पंजीयन करने की आवश्यकता, उनको बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो तो आपको अभी भी यहाँ पर रोजगार पंजीयन करने की जरूरत नहीं है, बट जब साक्षात्कार होगा मतलब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा तब आपको बिल्कुल यहाँ पर जीवित पंजीयन करना आवश्यक हो जाएगा। तो खैर अभी ये जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन की बातें हैं वो आपको अभी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी है। अभी आप एग्जाम दे सकते हैं और इंटरव्यू के पहले आपको ये पंजीयन करवाना होगा। बहुत इजीली हो जाता है, बहुत आराम से, मुश्किल से 2 या 5 मिनट में आपका पंजीयन हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको बात नहीं करनी है। अदर स्टेट वालों को पंजीयन करना नहीं है,
सिर्फ एमपी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पंजीयन करना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम कैसे होने वाली है? तो एग्जाम के लिए कुछ यहाँ पर आपको 4 सिटीज के नाम लिखे हुए दिख जाते हैं, और जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ओएमआर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। चलिए, इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परीक्षा के कुछ नियम लिखे हुए हैं। खैर, ये नियमों को हम लोग अभी यहाँ पर नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी सहायक यंत्री सिविल की बात कर रहा हूं, सिर्फ 18 वैकेंसीज दिख रही है, और ऊपर से जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है वो सिर्फ 9। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे, सर इतनी कम वैकेंसीज है, हम लोग अप्लाई करें भी कि ना करें। ऐसे डाउट्स बिल्कुल स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर ये बोलना होगा, अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्या सर 9 वैकेंसीज काफी है? नहीं, मैं ये भी मानता हूं 9 वैकेंसी कम होती हैं, लेकिन फिर आगे अगर आप देखेंगे तो पिछले साल भी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद कुछ वैकेंसीज बढ़ी थी। कुछ मतलब कितनी? तो भैया पहली बार जब नोटिफिकेशन निकला था दैट वाज इन अराउंड 20 और 30। फिर उसके बाद जो वैकेंसी आई थी यहाँ पर करीब 425 वैकेंसी हो गई थी। तो इसका मतलब वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ने में टाइम नहीं लगता, और जो बढ़ती है वो बहुत खतरनाक बढ़ती है। अच्छा सर, एक्सपेक्टेड यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है इस बार? क्योंकि पिछली बार तो 425 वैकेंसी करीब थी, इस बार कितनी वैकेंसी है? ऐसा भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा। तो देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास खबर आ रही है वो है अराउंड 220 से लेकर 250 के बीच में वैकेंसीज आएगी। हाँ, यहाँ पर अभी फिलहाल फर्स्ट नोटिफिकेशन है जिसमें अभी वैकेंसीज कम दिख रही है। 9 वैकेंसी देखकर अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, बट मेरा सजेशन यहाँ पर यह है आप अप्लाई जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ जाती है आगे चलकर। अच्छा, यहाँ पर देखिए आगे कुछ यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। जो बात मैंने आपको बोली कि आगे बढ़ सकती है वैकेंसी, उसके बारे में भी यहाँ पर देखें। ये लिखा हुआ है आपके बारे में दैट शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकती है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने पहले ही मेंशन करके रख दिया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ सकती है और बढ़ती है। इसके पिछली बार भी यहाँ पर बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी मैंने आपको वो बता दिया है, ताकि आपको 9 वैकेंसी देखकर डीमोटिवेशन ना आए। फॉर्म जरूर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अच्छा, इसके अलावा एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर लिखी हुई मिल जाती है, कितनी है? 21 साल से लेकर 40 साल। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तो ऑब्वियस सी बात है आप 21 साल का जो एज लिमिट है वो क्रॉस कर चुके होंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो जो और डिटेल दी हुई है इसके अलावा यहाँ पर तो बहुत सारी डिटेल्स है, ये सारी अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों को वो यहाँ पर समझाते चलता हूँ। कुछ आयु में सीमा में छूट है, वो अलग अलग जो भी यहाँ पर कैटेगरीज है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ सीमा में छूट मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 40 साल से ज्यादा वाले जो भी वहां पर अप्लीकेंट्स होते हैं वो प्रिपरेशन स्टेज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। वो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर शायद चैनल पर ना आए, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे और इसलिए वो लोग अप्लाई कर रहे थे, तो उनको ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन के बारे में तो सारी चीजें पता ही होती है। तो उन लोगों को मुझे यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है नोटिफिकेशन पढ़कर नहीं बताना, उनको पहले से पता था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उन लोगों ने पहली न्यूज दे दी थी नोटिफिकेशन आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है उनको नोटिफिकेशन के सारे रूल्स भी पता होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर त्रुटि सुधार सुविधा के बारे में लिखा हुआ है। अब बात आ जाती है कि सर अगर अप्लाई करना है तो क्या फीस होने वाली है? तो देखिए, अगर आप एमपी के SC ST या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 250 रुपए की यहाँ पर फीस है। और इसी के अलावा जनरल कैंडिडेट्स है, अगर चाहे एमपी के या फिर अदर स्टेट के भी, चाहे अदर स्टेट में SC ST भी क्यों ना हो, सारे के सारे अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होने वाले हैं, तो उनके लिए जो फीस है यहाँ पर वो है 500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फीस है वो भी यहाँ पर पता चल जाती है। एप्लीकेशन की डेट यहाँ पर जरूर याद रख लेना, 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी नीचे यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, आप उन सबको पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी फिलहाल ये नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दे। देखिए OMR शीट भरने का तरीका वगैरह बताया हुआ है, और इसके नीचे कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने पहले ही मार्क करके रखा था। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम है, बढ़ जाएगी ये भी लिखा हुआ है।
कौन अप्लाई कर सकता है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है साफ साफ कि दूसरे स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, रोजगार पंजीयन की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या फीस है तो 250 रुपए और 500 रुपए की फीस है। एज लिमिट क्या होने वाली है, 21 से लेकर 40 ईयर्स की एज लिमिट होने वाली है। मैं एक एक चीज यहाँ पर नोटिफिकेशन से जरूर पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें शॉर्ट में बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। अब बात आ जाती है कि सर ये जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से ही डाउनलोडेड पीडीएफ है। अलग अलग आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैटेगरीज है उसके हिसाब से सिलेबस मिल जाता है, बट जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम है। पैटर्न की बात करें तो देखिए टोटल 3 घंटे का पेपर होता है जो कि आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पे जाकर देना होता है, जिसमें पहला पार्ट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खंड अ, वो 150 नंबर का होता है और उसमें करीब 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। इसी के अलावा जो भी आपका यहाँ पर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा, स्ट्रीम होगा, उससे 300 क्वेश्चंस के यहाँ पर 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के, 300 मार्क्स यहां से हो जाते हैं। इस तरह से टोटल हो जाता है 450 मार्क्स का टोटल जो आपका पेपर होने वाला है। पेपर में जो भी यहाँ पर आपके मार्क्स आए होंगे उसके हिसाब से अराउंड 3 से 4 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के 50 मार्क्स का वेटेज होता है। मतलब आप ये यहाँ पर बोल सकते हो कि इंटरव्यू के मार्क्स जरूर हो सकता है कि एक बार कुछ पार्शियलिटी के साथ आपको कम दे दिए जाए, लेकिन अगर आप अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हो तो भी शायद आपके साथ पार्शियलिटी ये 450 मार्क्स में कभी नहीं हो सकती है ना। तो अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो भी आप यहाँ पर बिंदास फुल सीरियसली ले होकर यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरव्यू में आपके साथ कुछ पार्शियलिटी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 50 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता है और जो सिलेक्शन होता है वो टोटल 500 मार्क्स के बेसिस पे होता है ना। तो इसका मतलब कि अगर आपने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा करा है तो इंटरव्यू में अगर मान लीजिए कभी मार्क्स कम भी मिले या फिर कुछ इंटरव्यू खराब भी हो गया, ऐसा ऑब्वियस ही बात है एमपी वाले स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली जो आपको फोकस करना है वो है आपका रिटन एग्जाम। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में 150 मार्क्स हो जाता है जनरल वाला और 300 मार्क्स हो जाता है आपका टेक्निकल पोर्शन। 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। बाकी खैर यहाँ पर वही सारी बातें डिटेल में लिखी है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखनी है, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स कट जाते हैं। क्या है वो कटने का रीजन, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के 40% अंक जरूरी है। मतलब ध्यान दीजिएगा, पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जो आपका यहाँ पर 150 नंबर का जनरल वाला पेपर हो रहा है, ये 150 नंबर का जो जनरल पेपर हो रहा है इसका 40% कम से कम लाना जरूरी है। मतलब कम से कम यहाँ पर 60 मार्क्स से तो ज्यादा आपको लाने ही है। ठीक है, और इन द सेम वे ये जो 300 मार्क्स है इसका भी 60% मतलब इसका भी 40%, 40% मतलब 120 नंबर यहां से भी कम से कम आपको लाने ही है, तभी जाकर आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सिलेबस पढ़ते हो, नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि अगर बिना नॉन टेक्निकल पढ़े गए हैं तो शायद ये 60 नंबर आप नहीं ला पाएंगे। अब सवाल ये आता है सर नॉन टेक्निकल बोलकर आपने डरा तो दिया है, लेकिन सर जब डर गए हैं तो जरा सिलेबस भी बता दीजिए, नॉन टेक्निकल में ऐसा क्या पोर्शन आता है। तो देखो मैं पोर्शन भी बता देता हूं आपको कि भैया जो हमारा नॉन टेक्निकल पेपर है 150 मार्क्स का 50 क्वेश्चन वाला, तो उसमें क्या पूछा जाता है। तो देखिए इसको भी अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये सेक्शन ए है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, सभी कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। देखिए सबसे पहला जो भाग है दैट इज हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपीयू, बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड है ये पूरा का पूरा सिलेबस। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सिलेबस प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड नहीं है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है। बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन रहता है एमपी में। इसी के अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम में, सब इंजीनियर की एग्जाम अगर है तो उसमें एक्चुअली सिलेबस प्रॉपर्ली मेंशन ही नहीं है, तो फॉलो कैसे होगा। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम में ये अच्छाई है कि जो सिलेबस है वो भी बहुत प्रॉपर्ली मेंशन यहाँ पर किया गया है। अच्छा, सेकंड पार्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ योर स्टेट, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ एमपी। तो पहले हिस्ट्री और आपको कल्चर के बारे में बात करनी है, फिर ज्योग्राफी के बारे में बात करनी है, और फिर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी के बारे में बात करनी है, और इसी के अलावा करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल एंड एमपी। मतलब ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स वाली बात। तो देखिए 3 पार्ट तो हो गए आपके एमपी से रिलेटेड एग्जैक्टली। कौन कौन से,
आपका पहला पार्ट हो गया हिस्ट्री वाला, दूसरा हो गया ज्योग्राफी वाला और तीसरा हो गया पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी वाला। उसके बाद दो जनरल पार्ट है जो कि अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दूसरी कोई एग्जाम्स के लिए भी, जैसे करंट अफेयर्स अधिकतर स्टेट्स में कंसीडर होता है, तो करंट अफेयर्स अगर आप दूसरे स्टेट वाले हो तो भी आपने यहाँ पर बिल्कुल पढ़ा होगा। इसी के अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पार्ट ऑब्वियसली बात है ये कोई एमपी से रिलेटेड नहीं है, ये भी एक जनरल सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 5 भाग है और 50 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो आप ये एवरेज लगा सकते हो कि हर एक पर्टिकुलर पार्ट से 10-10 मार्क्स के 10-10 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट आपका कौन सा, जनरल स्टडीज वाला। अब बात आ जाती है कि सर अगर हम लोग सिविल इंजीनियर है तो हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो वो सिलेबस भी यहाँ पर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले दिख रहा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहाँ पर दिख रहा है कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिख रहा है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपका सॉन्ग वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सॉन्ग नहीं पूछा जाता, सॉन्ग वाला पार्ट यहाँ पर देखोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले कर्व्स, मोहर सर्कल वगैरह यहाँ पर इंक्लूडेड है। शियर एंड टॉर्जन, बेंडिंग, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये सब आपका सॉन्ग वाला पार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी वाला जो पार्ट है, ये आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाला पार्ट यहाँ पर पूछा जाता है। इसी के अलावा सेकंड यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स का पूरा प्रॉपर यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ मिल जाता है। आरसीसी यहाँ पर ऑब्वियसली बात है एक मेजर वेटेज रखता है हमारी एग्जाम में। फोर्थ नंबर पे आता है सीपीएम, तो सीपीएम भी यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज रखता है। और नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड है सिलेबस। एनवायरमेंटल में आपका सप्लाई वाटर और जो वेस्ट वाटर है वो पूरा पार्ट आता है यहाँ पर, ठीक है, इवन अलोंग विद योर सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पर वो सभी कुछ यहाँ पर कंसिडर करना है आपको अपनी पढ़ाई में। नेक्स्ट आ जाता है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में, जिसमें आपका हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन वाला दोनों ही पार्ट पूछा जाता है। चलिए ये तो होगी बात हमारे सिलेबस की। एंड उसके बाद ग्राउंड वाटर में बात कर लेते हो तो ये सारा का सारा आपका, आप बोल सकते हो ये सारा पार्ट तो आप लोग अपने सॉइल में भी पढ़ते हो, लेकिन ये मेजरली आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोलॉजी में। हाइड्रोलॉजी और सॉइल दोनों का कॉमन पार्ट है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ, ये इरिगेशन वाला पार्ट है पूरा का पूरा। आप यहाँ पर हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पूरा बहुत प्रॉपर्ली सिलेबस डिस्क्राइब्ड मिल जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंक्लूड किया गया है, बस इसमें ये एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि टर्बाइंस और पंप्स इसमें लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग बिल्कुल यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, इसको भी आपको यहाँ पर कवर अप करके जाना होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, रेलवे पे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने बेसिक पार्ट भी पढ़ा हुआ रेलवे और एयरपोर्ट्स का, आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक इजीली कवर अप हो जाता है। हाईवे की बात करें, हाईवे बिल्कुल अच्छे खासे वेटेज का आता है, लेकिन एयरपोर्ट का वेटेज काफी कम है। इसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि ब्रिज इंजीनियरिंग भी आपके सिलेबस में यहाँ पर है, बट ब्रिज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते। इवन पिछले साल का जो एग्जाम पेपर आया था तो उसमें आप लोगों को मुश्किल से सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे ब्रिज इंजीनियरिंग से। अच्छा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दैट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एग्जाम में जो पूछा जाता है। एंड ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब्ड हो जाता है आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी एमपीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन की नीड है एट प्रेजेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको दे दी है, अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आया है। इसी के अलावा पैटर्न और दोनों ही जो एग्जाम्स होते हैं, दोनों ही पेपर्स के मैंने सिलेबस भी आपको बता दिए हैं। अब कौन कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है, उसके लिए वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। एक बार थोड़े से पुराने वाले आप वीडियोस देखे, करीब 6 महीने पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर बुक्स के बारे में भी वीडियोस बनाए। अगर नहीं मिलता तो आप मेरे को कमेंट करके बता दे कि सर एक बार वापस यहाँ पर आप बुक्स के बारे में बता दें, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें अगर आप वापस से चाहते हो जानकारी, एक और अलग से सेशन में बना दूंगा। बट ये जो सेशन था ये एक जनरल सेशन था जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड। इसी के अलावा अगर आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो तो जो टेक्निकल सिलेबस का यहाँ पर कोर्स है वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड बेहतरीन कंटेंट के साथ, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के साथ यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है, जिसका लिंक एप्लीकेशन का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो खैर फिलहाल अभी मैं कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूं, दैट विल बी गिवन इन सब सेपरेट सेशन।
बट फिर भी अगर आप यहाँ पर कोर्स देखना चाहते हो, आप वीडियो के लिंक में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कोर्स वहां पर चेक कर सकते हो फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर। फिलहाल इस सेशन में इतनी ही बातें हैं, मिलते हैं अगले सेशन में इसी पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स के साथ। तो अगर आप इस एग्जाम को देना चाह रहे हो तो फटाफट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे इसी तरह की इंफॉर्मेशन और भी आपको मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।